हेलो दोस्तों, चलिए आज हम कर रहे हैं अपने इस वीडियो में हरीश भदानी जी की एक कविता रेत में नहाया है मन। इस कविता की सरलतम रूप में व्याख्या मैं आपको करवा रही हूँ। हरीश भदानी जी की कविता रेत में नहाया है मन, इस कविता की व्याख्या बीए फाइनल ईयर में अध्ययन के लिए कविता लगाई गई है। तो इस कविता में दोस्तों जो कवि ने राजस्थान के रेगिस्तानी भूभाग में रहने वाले लोगों की मनोदशा, उनकी व्यथा की ओर संकेत करते हुए बताया है कि रेत राशि का जो स्वरूप है वो हमेशा बदलता रहता है। इतनी परेशानी भरी जिंदगी में भी, इतनी परेशानी भरे परिवेश में होने के कारण भी, ऐसा परिवेश नीरस होने पर भी काफ़ी प्रेरणादायक रहता है वहाँ के लोगों के लिए। और वहाँ के लोगों में आत्मीयता एवं संघर्षशीलता की जो भावना दिखाई देती है, वैसी भावना अन्य कहीं के जीवन में नहीं मिलती। तो देखिए, जो कविता है इसको पढ़ना प्रारंभ करती हूँ और इसकी व्याख्या प्रारंभ करती हूँ। इसका मैंने आपको भाव बताया है कि कवि ने किस विषय को लेकर के इस कविता की रचना की है। तो दोस्तों, कविता की व्याख्या करवाने से पहले मैं आपको एक बात पुनः बता दूं कि अगर ऐसे वीडियो पसंद आते हैं आपको तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम प्रारंभ करते हैं। कविता रेत में नहाया है मन। कवि ने अपनी, मैंने आपको कहा, राजस्थान की रेत राशि से जो पीड़ित है, राजस्थान की गर्मी से जो पीड़ित है, उस जनजीवन की व्यथा और मनोदशा का चित्रण कवि ने अपनी इस कविता में किया है। कवि कहता है, रेत में नहाया है मन, आग ऊपर से आंच नीचे से, वो धुआएं कभी झलमलाती जगे, वो पिघलती रहीं बुदबुदाती बहें, इन तटों पर कभी धार के बीच में डूब डूब तिर आया है मन, रेत में नहाया है मन। कवि कहता है, राजस्थान की रेतीली धरती पर आग ऊपर से प्रचंड रूप में रहती है, ऊपर से आग प्रचंड रूप में रहती है और शुष्कता और गर्मी की आंच नीचे से विद्यमान रहती है। यानी कि ऊपर और नीचे दोनों तरफ ही गर्मी अत्यंत विद्यमान रहती है। गर्मी और शुष्कता का वातावरण दोनों ही जगह विद्यमान रहता है। और ऐसे वातावरण के बीच में यहाँ का जनजीवन अपना संघर्षशील जो व्यक्ति है वो अपना जनजीवन को एक प्रेरणा लेकर के, एक मौज मस्ती के साथ में, उस जीवन से, नीरस जीवन से प्रेरणा लेकर के भी मौज मस्ती के साथ में जीवन को जीता रहता है यहाँ का व्यक्ति। तो कवि कहता है, आग ऊपर से आंच नीचे से, रेगिस्तान की धरती पर सूर्य की प्रचंड धरती ऊपर से गर्मी ऊपर से भी पड़ती है, धूप पड़ती है, और नीचे से भी शुष्कता और गर्मी का वातावरण रहता है। यानी कि दोनों तरफ से आग बरसती रहती है। वो धुआएं कभी झलमलाती जगह, वो पिघलती रहें बुदबुदाती रहें। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप लोग, वो पिघलती रहें बुदबुदाती रहें। धुआएं मतलब जो घर से धुआं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ऐसी गर्मी के बीच में भी घरों से निकलने वाला धुआं, ऐसी गर्मी में भी, ऐसी प्रचंड गर्मी में भी घरों से निकलने वाला धुआं उस आग और आंच के रूप में झिलमिलाती जिंदगी का आभास करा देता है कि वास्तव में यहाँ पर जिंदगी विद्यमान है, यहाँ पर लोग आज भी रह रहे हैं। वो पिघलती रहे बुदबुदाती बहें। इस तेज गर्मी, प्रचंड गर्मी में शुष्कता से जीवन जो भरा रहता है, इसमें वो पिघलती रहें बुदबुदाती रहें। जीवन रूपी बर्फ इस शुष्कता से, इस गर्मी से जीवन रूपी बर्फ पिघलती रहती है। जो पिघलती रहे, यहाँ पर पिघलती रहे आता है जीवन रूपी बर्फ। यहाँ पर ध्यान रखना दोस्तों, ये आएगा जीवन रूपी बर्फ के लिए। बुदबुदाती रहे, बुदबुदाना किसको कहते हैं हम दोस्तों? अस्पष्ट आवाज में कुछ कहना, अस्पष्ट सी आवाज में, स्पष्ट नहीं, अस्पष्ट आवाज। बुदबुदाना मतलब अस्पष्ट आवाज। तो यहाँ पर देखिए, वो पिघलती रहे बुदबुदाती रहे। कवि कहता है, प्रचंड गर्मी और शुष्कता से जीवन रूपी बर्फ पिघलती रहती है और लोग अपनी विरह वेदना को अस्पष्ट शब्दों में प्रकट करते रहते हैं। विरह वेदना को, अपनी व्यथा को, अपनी वेदना को, व्यथा को लोग अस्पष्ट शब्दों में प्रकट करते रहते हैं। इन तटों पर कभी धार के बीच में डूब डूब तिर आया है मन, रेत में नहाया है मन। कवि कहता है, ऐसे रेगिस्तान में कवि का मन डूबता और तैरता रहता है।
कभी डूब जाता है, कभी तैरता रहता है। यानी कि परिस्थितियाँ कभी विपरीत होती हैं, कभी सही होती हैं। ऐसे में कवि का मन डूबता और तैरता रहता है। रेत राशि अर्थात मस्त रहता है, ऐसे में मस्त रहता है। यानी कि व्यक्ति ऐसे नीरस जीवन में होकर के भी मस्त रहने का प्रयास करता है और मस्त रहता है। इन तटों पर कभी धार के बीच में डूब डूबते आया है मन रेत राशि में। फिर आगे देखिए, रेत में नहाया है मन। कवि कहता है ऐसे में भी रेगिस्तान में भी कवि का मन डूबता तिरता रहता है, अर्थात मस्त रहता है। और यहाँ के लोग भी बेफिक्र रहते हैं और अपने जीवन को जीते रहते हैं। इस तरह से मन रेत राशि में रमा रहता है। रेत में नहाया है मन, इस तरीके से रेत राशि में मन रमा रहता है। घास सपनों सी बेल अपनों सी। कवि कहता है घास सपनों सी। रेगिस्तान में घास सपनों की तरह होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी में घास उगती ही नहीं है, हरियाली कहीं उगती ही नहीं है। कवि कहता है घास सपनों सी बेल अपनों सी। यहाँ घास सपनों की तरह है और बेल अपनों की तरह कम ही मिलती है। यहाँ सांस आज के व्यस्ततम जीवन में अपने नहीं मिलते, तो यहाँ पर भी घास नहीं मिलती, हरियाली नहीं मिलती और बेल रूपी अपनापन भी बहुत कम ही मिलता है। यहाँ पर सांस रूपी सूत में संगीत के साथ सुर गूंथ करके देखिए, सांस के सूत में सात सुर गूंथ कर भैरवी में कभी साथ केदारा, कभी साध केदारा, गूंगी घाटी में सूने धारों पर एक आसन बिछाया है, मन रेत में नहाया है मन। देखिए कवि कहता है यहाँ पर सांस रूपी सूत में, सांस के सूत में, यहाँ पर सांस रूपी सूत में संगीत के साथ सात सुरों को गूंथ करके कभी व्यक्ति भैरव राग गाता है और कभी केदार राग को साधता है। यानी कि ऐसे वातावरण में भी व्यक्ति अपने जीवन को भूलता नहीं है और जीवन की जिजीविषा उसमें हमेशा विद्यमान रहती है। जीवन को जीने के प्रति वो लालायित रहता है, जीवन को हमेशा एक अच्छे अनुभव के प्रति जीना चाहता है यहाँ का व्यक्ति। तो कहता है, कवि कहता है सांस के सूत में सात सुर गूंथ करके, उसने सांस रूपी सूत में सात सुरों को गूंथ करके वो कभी भैरव राग यानी कि भैरवी का और कभी केदार राग का गायन करता है। यहाँ पर कवि यह कहना चाहता है दोस्तों कि रेगिस्तान के जीवन में काफ़ी नीरसता रहने के बावजूद भी यहाँ के निवासी सरस जीवन यापन का अनथक प्रयास करता है। अनथक मतलब जहाँ आदमी थकता नहीं है, अनथक प्रयास करता रहता है। यहाँ की गूंगी घाटी, गूंगी अर्थात मौन शांत घाटियों, गूंगी घाटी में सूने धारों पर, सूने धारों यानी कि ऊंचे स्थानों पर बैठ करके यथार्थ जीवन की अनुभूति की जा सकती है। कवि कहता है यहाँ की गूंगी घाटी में, गूंगी अर्थात मौन और शांत घाटियों में, सूने धारों पर यानी कि ऊंचे स्थानों पर एक आसन बिछाया है मन। कवि कहता है ऐसे ऊंचे आसन पर बैठ करके यथार्थ जीवन की वास्तव में अनुभूति की जा सकती है। रेगिस्तान में पानी का अभाव रहता है, तो इसलिए रेत राशि ही वहाँ पर रहती है, इसीलिए वहाँ पर आदमी भी रेत राशि में ही नहाता है। रेत राशि में ही नहा करके अपने आप को समझ लेता है कि मैंने स्नान कर लिया है। इस तरह की यहाँ के लोग रेत से नहाते रहते हैं तथा अपने मन को इस रेत में ही रमाते रहते हैं। आगे देखिए, आगे की जो पंक्तियाँ हैं दोस्तों, आंधियाँ काख में आसमां आँख में। कवि कहता है रेगिस्तान के लोग विपरीत प्राकृतिक वातावरण में रहते हैं, बहुत विपरीत होता है वातावरण यहाँ का, लेकिन फिर भी वो धूप ताप आंधियों से संतप्त जीवनचर्या को जीते रहते हैं। तो कवि कहता है उनकी आंखें आसमान की ओर रहती हैं, आंधियाँ काख में आसमां आँख में। वो हमेशा आंधियों का सामना करते रहते हैं। काख में मतलब बगल में, आंधियाँ काख में, वो हमेशा बगल में कौन सी चीज़ छुपाए रखते हैं, यानी कि आंधियाँ, यानी कि उनके जीवन में हमेशा आंधियाँ विद्यमान ही रहती हैं, यानी कि बवंडर आए ही रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई परेशानी आती रहती है, लेकिन फिर भी वो उसे अपने बगल में दबाए चलते रहते हैं। आसमां आँख में, वो आसमां को निहारते रहते हैं, ताकते रहते हैं, देखते रहते हैं। उनके पैरों में धूप की पग रखी, उनके पैरों में धूप रूपी जूती है, यानी कि उन्होंने पैरों में धूप रूपी जूती को पहन रखा है।
तांबई अंगरखी और शरीर पर मटमैली अंगरखी पहन रखी है। यहाँ के लोगों ने धूप रूपी जूती को पहन रखा है और तांबई अंगरखी को यानी कि मटमैले जो अंगरखी है अंगोछे को अपने शरीर पर डाले रखते हैं। होठ आखर रचे शोर जैसे मचे, वे अपने होठों से कुछ कहते या गुनगुनाते रहते हैं जैसे शोर मचा रहे हों। वे अपने होठों से कुछ कहते या गुनगुनाते रहते हैं, कुछ शब्द रचना निर्माण करते रहते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे वो शोर मचा रहे हों। देख हिरनी लजी, उनकी दशा दुर्दशा देख करके, उनकी दशा को देख करके, उनकी दुर्दशा को देख करके प्रकृति रूपी हिरनी लज्जित हो जाती है। हिरनी लजी, देख हिरनी लजी, हिरनी मतलब प्रकृति रूपी, यहाँ पर प्रकृति रूपी प्रकृति को हिरनी कहा गया है, प्रकृति को यहाँ हिरनी कहा गया है। देख हिरनी लजी, उनकी दुर्दशा को देख करके प्रकृति रूपी हिरनी भी लजा जाती है यानी कि लज्जित हो जाती है और वह भी उनका साथ निभाने को तत्पर हो जाती है। साथ चलने सजी, वह भी उनका साथ निभाने के लिए, चलने के लिए उनके साथ में तत्पर हो जाती है कि कोई नहीं, हारो मत, ये जीवन है, इस जीवन को तुम्हें पार करना है। इस दूर तक निभाया है मन। इस प्रकार रेतीले स्थानों पर रहने से जीवन यापन वास्तव में कठिनता से हो पाता है, लेकिन फिर भी उनमें आत्मीयता बनी रहती है। यहाँ के जो लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति इतने आत्मीय हैं कि वो इतनी कठिन जीवन की दशा को छोड़ करके भी जाना नहीं चाहते, महानगरीय जीवन की ओर पलायन नहीं करना चाहते और रेगिस्तान में ही रह कर के ही इतनी विपरीत परिस्थितियों में रहते हुए भी अपने जीवन जीने से दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं और अपने जीवन को भी एक हमेशा नए से नए पथ के ऊपर अग्रसर करते रहते हैं। तो देखिए इस दूर तक निभाया है मन। इस प्रकार रेतीले स्थानों पर रहने से जीवन यापन वास्तव में अत्यंत कठिनता से हो पाता है, फिर भी उनमें बहुत आत्मीयता बनी रहती है कि मानो उनका मन रेत से नहाया हुआ है। तो दोस्तों बहुत सुंदर शब्द गति का, शब्दावली का प्रयोग किया है कवि ने अपनी इस कविता में। लय, गति और गेयता वास्तव में विद्यमान है इस कविता में और रेतीले परिवेश से घिरे मार्मिक जीवन की अभिव्यक्ति जो हरीश बादाणी जी ने की है वो अन्यतम कहीं दूसरी कविता में मिलनी मुश्किल है। तो कैसी लगी आपको ये व्याख्या, इस वीडियो में कराई गई व्याख्या रेत में नहाया है मन? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए धन्यवाद, नमस्कार।